25 अप्रैल को सोनिया गांधी का क्या होगा? क्या 25 अप्रैल को राहुल गांधी बुरी तरह फंस जाएंगे? कांग्रेस की टाइमलाइन में सबसे महत्वपूर्ण तारीख है 25 अप्रैल। कांग्रेस अगले 10 दिन तक सरकार के खिलाफ माहौल बनाकर रखना चाहती है। कांग्रेस ने अपने सभी नेताओं से कह दिया कि सड़क पर आ जाओ। आखिर नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी इतनी बुरी तरह क्यों फंस गए? 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा कितना है? सोनिया और राहुल गांधी इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं या फिर ट्रस्टी हैं? नेशनल हेराल्ड फाइल्स के हर पन्ने पर एक नया राज छिपा है और इस रिपोर्ट के जरिए हम सियासी तौर पर विस्फोटक मानी जा रही इस नेशनल हेराल्ड फाइल के कुछ राज खोलने जा रहे हैं। 50 लाख के लोन में मिली 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी। मालिक बने सोनिया राहुल, बैंकर बनी कांग्रेस पार्टी। अब शुरू हुआ गांधी परिवार का बुरा वक्त। चार्जशीट में आया नाम, प्रॉपर्टी भी जब्त। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आने के बाद देश भर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि नेशनल हेराल्ड केस में कई बातें ऐसी हैं जिनका जवाब देना कांग्रेस को भी मुश्किल पड़ता है। आखिर 50 लाख रुपए के लोन में किस तरह 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी गांधी परिवार समेत चंद लोगों के नाम वाले ट्रस्ट के पास आ गए? इंडिया टीवी के संवाददाता उन सभी जगहों पर गए जहां एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल की इमारतें हैं। इन बिल्डिंग की मार्केट प्राइस 80 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए के बीच है। इन्हें जमीन तो दी गई थी अखबार निकालने के लिए, लेकिन यहां दुकानें बनाकर उन्हें बेच दिया गया। देश के अलग अलग शहरों में किस तरह का फर्जीवाड़ा किया गया, वो बताने से पहले इस केस की जड़ में जाना जरूरी है। दरअसल आजादी से पहले ही 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने करीब 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था। नेशनल हेराल्ड का संचालन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजेएल करता था। नेशनल हेराल्ड के अलावा एजेएल ने हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज नाम का अखबार भी शुरू किया। 2008 में अखबार बंद हो गया। अखबार पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज था जो चुकाया नहीं गया। साल 2010 में एक नई कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड बनाई गई। यंग इंडियन को कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए का लोन ट्रांसफर कर दिया और एसोसिएटेड जर्नल ने भी अपना सारा शेयर नई कंपनी को दे दिया। बदले में यंग इंडियन ने एजेएल को 50 लाख रुपए दे दिए। यंग इंडियन को एसोसिएटेड जर्नल्स को दिए गए लोन के बदले में कंपनी की 99% हिस्सेदारी मिल गई। 2010 में यंग इंडियन ने इस 50 लाख के बदले कर्ज को माफ कर दिया और एजेएल पर यंग इंडियन का नियंत्रण हो गया। नेशनल हेराल्ड केस भारत के इतिहास का बहुत विचित्र प्रकार का केस है, जिसमें कि कोई कंपनी जो कि 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई, जिसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी। दूसरी दृष्टि से देखें तो एक विचित्र केस है जिसमें खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों एक ही थे। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को संचालन करने वाले नेता ये चाहते ही नहीं थे कि यह अखबार चले, और इसीलिए उन्होंने जो जिस कंपनी में खरीदा उसमें उन्होंने पदेन नहीं बनाया। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जानबूझकर इन अखबारों को बंद होने दिया, क्योंकि कांग्रेस का इरादा यह था कि सभी अखबारों को बंद करके इनकी प्रॉपर्टी अपने हाथ में ले ली जाए। इसलिए यंग इंडियन लिमिटेड को यह अखबार और इसके शेयर औने पौने दाम में बेच दिए गए। सारा खेल इसी यंग इंडियन कंपनी के जरिए किया गया। राहुल गांधी को इसका डायरेक्टर बनाया गया। सोनिया गांधी बोर्ड की सदस्य बनी। दोनों के पास 38% शेयर थे, जबकि बाकी के 24% शेयर मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा के पास थे। मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो चुका है। यही वजह है कि चार्जशीट में सोनिया और राहुल गांधी के अलावा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन कंपनी, डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी आरोपी बनाया गया है। यह कहा गया है कि एजेएल को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची गई। 2000 करोड़ की संपत्तियों को अवैध रूप से हड़पने की योजना बनाई गई।
एजेएल के 99% शेयर सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडियन कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि लोन को कम रकम में ट्रांसफर करने की कानूनी रूप से इजाजत है, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। जानबूझकर कांग्रेस पार्टी यंग इंडिया और एजेएल को एकदम दूर दराज की स्ट्रेंजर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आप जानते हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आईबीसी में जिसको हेयरकट कहते हैं, असाइनमेंट अलाउ होता है। जहां ऋण होता है 100 करोड़ का, असाइनमेंट होता है 10% में, 20% पे। वो तो बाहर के स्ट्रेंजर को हो जाता है, अलाउड है कानून में। यानी मेरा जो ऋण है, मैं 1 करोड़ की जगह 10 लाख में इनको ट्रांसफर कर, 10 लाख देंगी मेरे को, वो इस ऋण की हकदार ये हो जाएंगी। फिर ये इनको सू करेंगी, जितना मिलेगा इनको जाएगा। 10% 90% हेयरकट हो जाता है। इसमें तो बाहर का स्ट्रेंजर कोई था ही नहीं। एजेएल इतने दिनों से जुड़ी हुई थी कांग्रेस पार्टी से। अब कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी, अगर उसको डेट फ्री करना है एजेएल को, तो उसको कॉर्पोरेटाइज करके उसने ट्रांसफर किया 50 लाख पे। ट्रांसफर और असाइनमेंट ऑफ डेट इज ए नोन फिनोमिनन इन लॉ। हाउ इज इट इलीगल? असाइनमेंट होता है 10%। अभिषेक मनु सिंघवी के मुताबिक लोन कम करना या राइट ऑफ करना गैर कानूनी नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस में कोई घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस पर, खासकर गांधी परिवार पर यही आरोप लग रहा है कि उन्होंने 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। कई शहरों में प्राइम लोकेशन पर एजेएल की प्रॉपर्टी है। सबसे पहले आपको भोपाल की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। भोपाल के सबसे पॉश इलाकों में एक महाराणा प्रताप नगर जोन 2 के इंदिरा गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स में आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी में एक जमाने में नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज का दफ्तर हुआ करता था। साल 1981 में 1 एकड़ से ज्यादा साइज का ये प्लॉट ₹1 प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से एजेएल को लीज पर दिया गया। लीज की अवधि 30 साल थी। 30 साल की लीज खत्म होने के बाद साल 2011 में जब भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम यहां गई, तो देखा कि अखबार बंद हो चुके हैं। 1 एकड़ के प्लॉट में अखबार के लिए 10 बाई 10 का कमरा था। बाकी जगह को कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के तौर पर डेवलप किया गया और सारी दुकानें बेच दी गई। लीज की शर्तों का उल्लंघन हुआ तो बीडीए ने लीज को रद्द कर दिया, लेकिन दुकानदार हाईकोर्ट चले गए। कहा कि उन्होंने तो बाकायदा रजिस्ट्री करवाकर दुकानें खरीदी हैं। एजेएल की गलती की सजा उन्हें क्यों दी जा रही है? तभी से ये केस कोर्ट में पेंडिंग है। दुकान बेचकर कमाए गए पैसे कहां गए, ये कांग्रेस में कोई नहीं बता रहा। इस कहानी की शुरुआत होती है 1981 में। इस इलाके को प्रेस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, इंदिरा गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स, जहां पर तमाम अखबारों के दफ्तर हैं। इन्हीं वजहों से जो नेशनल हेराल्ड और नवजीवन प्रेस, जिसके अंतर्गत थी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड एजेएल, को यहां पर 1 एकड़ की जमीन ₹1 स्क्वायर फीट पर तकरीबन 1 लाख रुपए में 1 एकड़ की ये जमीन मिली थी प्रेस खोलने के लिए। 1983 में यहां पर नवजीवन प्रेस और नेशनल हेराल्ड प्रेस जो है यहां पर खोली गई। ये जो इलाका आपको पूरा ये दिखाई दे रहा है, तमाम बिल्डिंग्स जो दिखाई दे रही है तकरीबन 1 एकड़ के क्षेत्र में है। यहां पर इस 1 एकड़ के क्षेत्र में महज 10 बाई 10 के कमरे में नेशनल हेराल्ड और नवजीवन प्रेस का दफ्तर हुआ करता था। और 1983 में यहां पर तकरीबन 150 कर्मचारी काम करते थे। इस 10 बाई 10 के हिस्से में बड़ी सी एक दीवार थी, चारों तरफ जो है बाउंड्री वॉल थी। सिर्फ 10 बाई 10 के हिस्से में ये जो है यहां पर नवजीवन प्रेस और नेशनल हेराल्ड चला करता था। चंडीगढ़ में नेशनल हेराल्ड कॉम्प्लेक्स का मामला तो और भी हैरान करने वाला है। पंचकुला सेक्टर 6 की ये वही बिल्डिंग है जहां से नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज अखबार छपते थे, लेकिन अब अखबार भी बंद है और बिल्डिंग भी सीज है। 1982 में तत्कालीन भजनलाल सरकार करीब 3500 स्क्वायर मीटर का यह प्लॉट एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को दिया, लेकिन यहां से अखबार निकालना तो छोड़िए, 10 साल तक बिल्डिंग भी नहीं बनी। इस पर हुडा यानी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्लॉट वापस ले लिया। 2005 में हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हुडा के चेयरमैन के तौर पर यह प्लॉट फिर एजेएल को दे दिया। खास बात यह है कि प्लॉट भले ही 2005 में दिया, लेकिन रेट 1982 वाला ही था। इससे राज्य सरकार को काफी नुकसान हुआ। हालांकि 2019 में ईडी ने इसे अटैच कर लिया और 6 साल से यह बंद है। इस वक्त मैं पंचकुला के सेक्टर 6 के 17C के उस प्लॉट के बाहर मौजूद हूं, जो कि द एसोसिएट
जर्नल लिमिटेड को अलॉट हुआ था और इसको भी 2019 में अटैच कर लिया गया था ईडी के द्वारा। और यहाँ पर जो नवजीवन है, नवजीवन अखबार जो है प्रकाशन के लिए ये जगह दी गई थी। अभी भी जो बोर्ड है वो लगा हुआ है यहाँ पर। और ये पूरा का पूरा जो मामला है, दरअसल 1982 में जब उस समय के मुख्यमंत्री भजन लाल थे, उन्होंने इस प्लॉट को अलॉट किया था। तो 10 साल तक इस प्लॉट पर जब कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ तो 1992 में हुड्डा ने इसे रिज्यूम कर लिया। हुड्डा अथॉरिटी है जो कि हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उन्होंने इसे रिज्यूम कर लिया था। 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, हुड्डा के चेयरमैन होने के नाते 1982 के रेट पर यानी कि 59.39 लाख में दोबारा से इसे अलॉट कर दिया। और इसे जो राजस्व था उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। लखनऊ में तो नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी का और भी बुरा हाल है। लखनऊ के केसरबाग इलाके में बने इस कॉम्प्लेक्स में प्रेस के नाम पर 200 से ज्यादा दुकानें बना दी गईं। इसके अलावा पहले यहां राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर भी चलता था, लेकिन अब सब उजाड़ पड़ा है। ना आई हॉस्पिटल है, ना ही कोई दुकान। कैसरबाग इलाके में जैसे इस बड़े से कॉम्प्लेक्स में जिसकी कीमत अरबों में बताई जा रही है, जैसे ही आप एंटर करेंगे फौरन आपको यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट यानी कि ईडी की बाकायदा नोटिस दिखेगी और इसमें साफ साफ मेंशन है कि द प्रॉपर्टी कंफर्म बाय द लेट एजेंट अथॉरिटी रूल्स 2013 और इस प्रॉपर्टी को किस तरीके से अटैच किया गया है ये बाकायदा कई सारी नोटिस में यहां पर दिखाया गया है। और इस नोटिस के जरिए ईडी ने यह भी बताया है कि किस तरीके से जो क्रिमिनल केस चल रहा है उसके अंतर्गत इस प्रॉपर्टी को फिलहाल ईडी ने सीज किया है